स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 14 एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 14 में आपका कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक सिलेबस में से निकल चुका है, ये मैं पहले आपको टिक करवा देंगी। ठीक है, 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन सा सिलेबस में से निकल चुका है वो मैं पहले आपको टिक करवा देती हूँ, फिर हम आगे जितना चैप्टर बाकी है वो समझ लेंगे। ठीक है, फिर तो चैप्टर नंबर 14 आपकी बुक में ओपन करो, पेज नंबर 242, पेज नंबर 242 चैप्टर नंबर 14 ओपन करो। ठीक है, उसमें पहले दिया है इंट्रोडक्शन, ऊपर लिखा नहीं है बट पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो वो सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन तो सारे चैप्टर का सिलेबस में होगा ही, क्लियर। फिर नीचे टॉपिक है 14.1 व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो टॉपिक सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 244, पेज नंबर 244 उसमें टॉपिक है 14.2 कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो सिलेबस में है। उसमें टॉपिक है 14.2.1 फॉसिल फ्यूल्स, तो वो सिलेबस में है। ठीक है, टॉपिक नंबर 14.2 उसका को टॉपिक 14.2.1 फॉसिल फ्यूल्स, वो सिलेबस में है। फिर पेज नंबर 245 उस पे है 14.2.2 थर्मल पावर प्लांट, वो सिलेबस में है। ठीक है, फिर नीचे टॉपिक है 14.2.3 हाइड्रो पावर प्लांट, तो वो सिलेबस में है। फिर पीछे है टॉपिक 14.2.4, वो पूरा सिलेबस में है या नहीं है वो नहीं है, पर नीचे जो बायोमास दिया है ना, वो बायोमास सिलेबस में से निकल चुका है, बायोमास सिलेबस में से निकल चुका है। तो बायोमास के साथ पेज नंबर 247 पे ये जो बायोगैस प्लांट पूरा आपको दिया है ना, ये बायोमास निकल चुका है। ये पेज नंबर 247 पे ये पूरा बायोगैस प्लांट वाला टॉपिक भी कैंसिल हो चुका है, क्लियर, मतलब कि ये बायोमास पूरा कैंसिल। फिर नीचे है विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी सिलेबस में है। ठीक है, ये बायोमास वाला पूरा कैंसिल है बट ये विंड एनर्जी सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 248 पे टॉपिक है 14.3 ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 249 पे सोलार एनर्जी, वो भी सिलेबस में है, सोलार एनर्जी सिलेबस में है। फिर पीछे आओ तो पेज नंबर 250, पेज नंबर 250 उस पे है टॉपिक नंबर 14.3.2 एनर्जी फ्रॉम द सी, वो पूरा कैंसर, एनर्जी फ्रॉम द सी वो पूरा कैंसर। ठीक है, तो एनर्जी फ्रॉम द सी में हमने 3 टाइप की एनर्जी देखी थी, लास्ट लेक्चर में देखी थी ना, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द ओशन थर्मल एनर्जी, तो वो तीनों कैंसिल हो चुका, तो क्योंकि वो तीनों एनर्जी फ्रॉम द सी में से ही आता है। ठीक है, तो टाइडल एनर्जी भी कैंसिल, वेव एनर्जी भी कैंसिल एंड ओशन थर्मल एनर्जी भी कैंसिल। ठीक है, फिर नीचे है टॉपिक 14.3.3 जियोथर्मल एनर्जी, वो भी कैंसिल, जियोथर्मल एनर्जी भी सिलेबस में से कैंसिल। फिर नीचे है टॉपिक 14.3.4 न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो भी सिलेबस में से कैंसिल, न्यूक्लियर एनर्जी वो भी सिलेबस में से कैंसिल, क्लियर। फिर ये पेज नंबर 252, तो वो पूरा अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो भी कैंसिल, क्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी का कंटिन्यू है। फिर पेज नंबर 253 पे, पेज नंबर 253 पे टॉपिक नंबर 14.4 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो सिलेबस में है। मैंने लिखा ना, ये दोनों टॉपिक हमारे बाकी है, ये दोनों सिलेबस में है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और नीचे है टॉपिक 14.5 हाउ टू क्लीन एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, तो वो भी सिलेबस में है। ठीक है, पेज नंबर 253 पे 2 टॉपिक है 14.4 एंड 14.5, तो वो दोनों सिलेबस में है, क्लियर। ठीक है, तो अब हमारा बाकी क्या बचा, ये दोनों टॉपिक। ठीक है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में जियोथर्मल एनर्जी तक तो कर लिया था,
ठीक है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमारा लास्ट लेक्चर में वहां तक हो चुका था। न्यूक्लियर एनर्जी से बाकी था, तो अब न्यूक्लियर एनर्जी तो सिलेबस में से निकल चुका, तो वो करने की जरूरत नहीं है। बाकी बचे ये दोनों टॉपिक। ठीक है, पहले तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होता क्या है। ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज करें एनर्जी के लिए, हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज करें, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो सोलार एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे जियोथर्मल एनर्जी हो, या तो ओशन थर्मल एनर्जी हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर हम एनर्जी के लिए यूज करें तो सब में कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही, सब में। जिसकी हमने आगे देखा कि सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी है, तो वो तो हमें फ्री में मिलती है, हमेशा बोलते हैं ना, और वो तो कभी भी खत्म होने की भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होंगे, बट उनमें भी थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है? देखो, सोलार एनर्जी अगर हमें यूज करनी होगी तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पूरा सोलार पैनल्स लगाने पड़ेंगे। अब सोलार पैनल्स बनते कैसे हैं? बहुत सारे सोलार सेल को कंबाइन करके सोलार पैनल्स बनाए जाते हैं, और सोलार सेल है वो बनते किस में से है? सिलिकॉन और सिल्वर में से। देखो, सिलिकॉन तो हमारे पास बहुत सारा है, क्योंकि आपको जमीन पे जो रेत दिखती है ना, वो सब कुछ सिलिकॉन है, बट वो सिलिकॉन में से सोलार सेल नहीं बन सकते, वो सिलिकॉन में से सोलार सेल नहीं बन सकते। सोलार सेल बनाने के लिए पर्टिकुलर हायर लेवल का सिलिकॉन आता है, उसे ही यूज करना पड़ता है, और वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। वो अर्थ क्रस्ट में क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो उसका यूज करके हम जितने सारे सोलार सेल बनाएंगे उतना वो भी खत्म होता जाएगा, लाइक फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो मतलब वो है। फिर सिल्वर की जरूरत पड़ती है। देखो, सोलार सेल बनते सिलिकॉन में से है, बट जब उसे सोलार पैनल बनानी होती है, बहुत सारे सोलार सेल को कंबाइन करके जब हम सोलार पैनल बनाते हैं, तब दो सेल को कंबाइन करने के लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। और हमें पता है कि सिल्वर है वो कैसी है? कॉस्टली मेटल है। ठीक है, दैट मीन्स की सोलार सेल क्या होंगे? कॉस्टली होंगे। सोलार पैनल क्या होगी? कॉस्टली होगी। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है कि सिलिकॉन यूज करना पड़ता है, बट सिलिकॉन तो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरा, सोलार पैनल हम जहां पे भी लगाएंगे वो जगह कवर हो जाएगी, तो वो जमीन का, वो अर्थ का, वो लैंड का, तो हम कहीं पे भी वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई एक घर की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैंने आपको सोलार एनर्जी जब समझाया तब मैंने बोला था कि अगर किसी के घर पे छत निकलती हो तो वहां पे सोलार पैनल लगा के हम पूरे घर की एनर्जी, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी चाहिए वो हम घर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। तो चलो, घर की छत पे लगाया है तो लैंड कवर नहीं होगा तो ठीक है, चलो, क्योंकि छत पे तो और कोई काम नहीं है, वहां पे सोलार पैनल लगेगा तो भी चलेगा। ठीक है, बट ऐसे हमें मानो कि हमारे एक घर के लिए नहीं, गवर्नमेंट को पूरा एक गांव, सपोज की विलेज है, वो पूरे विलेज को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए उन लोगों ने जमीन पे सोलार पैनल लगाए, क्योंकि इतनी सारे घर, इतने सारे छत को वो डेवलप कर नहीं सकते। तो जमीन पे जब वो सोलार पैनल लगाएंगे तो वो लैंड जहाँ पे सोलार पैनल लगाई है, वो लैंड का तो वो लोग फार्मिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वो लैंड तो वेस्ट हुई ना, वो तो फर्टिलाइजेशन उस लैंड का चला जाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि जितनी लैंड हम क्रॉप्स के लिए, फार्मिंग के लिए यूज करेंगे उतनी ही वो लैंड फर्टाइल रहेगी, बट जो लैंड पे सोलार पैनल्स लगा दी है वो तो कहीं पे यूज नहीं होगी, तो वो लैंड की फर्टिलिटी तो डिक्रीज होती जाएगी डे बाय डे, और वो लैंड तो वेस्ट बन जाएगी, है ना। तो ये इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो हमें ऐसे सोर्सेज की जो रिन्यूएबल है कि वो इन फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो हमें मिलते हैं, बट फिर भी उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर अगर हम विंड एनर्जी का एग्जाम्पल लें, विंड एनर्जी का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो विंड एनर्जी लगाने के लिए भी विंड मिल्स, विंड एनर्जी का यूज करना हो तो हमें विंड मिल्स लगानी पड़ेगी, और विंड मिल्स है वो मेटल में से बनती है तो वो भी कॉस्टली बनेगी। ठीक है, और विंड मिल्स छोटी सी नहीं होती, विंड मिल्स कहीं आपने देखी हो तो आप देखना बहुत बड़ी बड़ी होती है।
हमारे घर पे जो फैंस होते हैं उसकी ब्लेड्स इतनी इतनी होती है, हमारे घर पे जो फैन होते हैं उनकी ब्लेड इतनी इतनी होती है। बट अगर आपने विंड मिल देखा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि उसकी ब्लेड तो कितनी बड़ी बड़ी होती है। आप यहाँ पे स्कूल में 4th फ्लोर पे आप पढ़ते हैं तो 4th फ्लोर में सीढ़ियों से लेके लास्ट तक दीवार तक देखो कितनी लंबी लॉबी है, उतनी लंबी लंबी उससे भी ज्यादा लंबी लंबी एक एक ब्लेड होती है। 2 बार ये लॉबी आप करो ना उतनी लंबी लंबी एक एक ब्लेड होती है। तो इतनी लंबी ब्लेड्स बनाने के लिए मेटल कितनी चाहिए होगी, आयरन की बनती है। किसकी बनती है, आयरन। ठीक है, तो इतना लोहा चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसे सपोर्ट करने के लिए टावर लगाने पड़ेंगे। तो इतनी बड़ी ब्लेड्स वाली ऊपर लगाना है तो नीचे टावर कितना लंबा, कितनी जगह पे चौड़ा रखना पड़ेगा। टावर एकदम पतला करके लगा दो तो वो तो इतनी बड़ी ब्लेड्स का वजन है वो सह नहीं पाएगा, बेर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स की टावर है उसका बेस हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत चौड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितनी लैंड कवर होगी। अब एक विंड मिल से तो कुछ होगा नहीं, बहुत सारी विंड मिल लगा के पूरा विंड फार्म बनाते हैं ना, तो सोचो इतनी बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी है तो वो कितनी लैंड कवर करेगा पूरा विंड फार्म बनाने के लिए। और जहाँ पे विंड फार्म बना है वो लैंड का तो किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, फार्मिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते, तो वो लैंड तो वेस्ट गई। ठीक है, तो ये है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, फिर फॉसिल फ्यूल का तो हमें पता ही है। ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल है वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे, तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एक हुआ। एक क्या होगा दूसरा कि उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं। फॉसिल फ्यूल का जितना हम यूज करेंगे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड उन सब की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएंगी, एयर में बढ़ती जाएंगी एंड दैट गैसेस आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अगर रेन वाटर के साथ कंबाइन हो गए तो क्या करेंगे, एसिड रेन करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होती जा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी इट इज अ पॉइजनस गैस, अगर हमारे इनहेलेशन में, अगर हमने रेस्पिरेशन में इनहेल कर लिया तो इट इज पॉइजनस गैस, इससे इंसान मर भी सकता है। ठीक है, तो सारे कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, और नॉन कन्वेंशनल हो या तो कन्वेंशनल हो, वॉट एवर द एनर्जी सोर्स, सारे के सारे में कोई ना कोई एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस तो है। हाँ, बट सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी यूज करेंगे तो लैंड कवर होगी, वो प्रॉब्लम होगी, बट उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। तो फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलते यार गुड। ठीक है, फिर सीएनजी का एग्जांपल ले लो तो हम ऐसा बोलते हैं कि सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, बट क्लीनर का मतलब ये है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उन सबकी कंपैरिजन में वो क्लीनर है, क्लीनेस्ट फ्यूल नहीं है। सीएनजी से भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो क्रिएट होता ही है। ठीक है, उससे ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं होता, बट दूसरे एनर्जी सोर्सेज की कंपैरिजन में वो क्लीनर है। सीएनजी को क्लीनर बोलने का मतलब क्या है कि दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की कंपैरिजन में वो क्या है, क्लीनर है। इसका क्लीनर का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं करता हो। ठीक है, तो ये सारे हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं। तो ये टॉपिक आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज की डेफिनेशन क्या दी है, पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, द सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लेटेड समडे आर सेड टू बी एक्सॉस्टेबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्सेज दैट विल बी डिप्लेटेड इन फ्यूचर ऑन समडे। ठीक है, समडे कभी ना कभी वो डिप्लेट हो जाएंगी, मतलब कि खत्म हो जाएंगे। ऐसे एनर्जी सोर्सेज को क्या बोलेंगे, एक्सॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और एनर्जी सोर्सेज विच कैन नॉट बी डिप्लेटेड आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सा एनर्जी सोर्स हमें अब तक मिले, तो
तो विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, फिर जियोथर्मल एनर्जी है, फिर ओशन थर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल, ओशन थर्मल वो हमारा सिलेबस में निकल चुका है, पर फिर भी हमने समझ तो लिया है ना, मैंने आपको समझा दिया है। तो उसका मतलब उसके ऊपर से हम ये बोल तो सकते हैं ना कि वो रिन्यूएबल है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर बायोमास में से जो बायोगैस मिलता है वो एनर्जी, फिर ओशन थर्मल एनर्जी, फिर जियोथर्मल एनर्जी। दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि वो फ्यूचर में कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो उनका तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी रहा फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाता है और कोल भी आ जाता है। फोसिल फ्यूल में पेट्रोलियम एंड कोल दोनों आ जाएगा। पेट्रोलियम में से क्या मिलता है हमें, पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, ठीक है, सीएनजी, एलपीजी, ग्रीस, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम में से। ठीक है, पेट्रोलियम मतलब कि ब्लैक कलर का लिक्विड, डेंस लिक्विड, ब्लैक कलर का डेंस लिक्विड हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलेगा, उसे फिर रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करने से अलग अलग लेयर में वो मिलता है हमें। ठीक है, जिसे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी सब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी सोर्सेज हम बोलेंगे फोसिल फ्यूल्स। फिर कोल, कोलसो। ठीक है, कोल को अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसमें से हमें 3 चीज मिलेगी, कोल टार, कोल गैस और कोक। कोल को अगर पेट्रोलियम की तरह सेपरेट किया जाए तो उसमें से 3 चीज मिलती है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल में से कोक, कोल टार एंड कोल गैस 3 चीजें मिलती है। कोक होता है जिसे हम कोलसो बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस। फिर कोल गैस, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में मिलता है। और कोल टार, ब्लैक कलर का डेंस लिक्विड मिलेगा, ठीक है, जिसे हम डामर बोलते हैं। रोड बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के हमारे लिए जो हाईवेज रोड होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपने देखा है, वो जब वो बनाते हैं तब ब्लैक कलर का लिक्विड यूज करते हैं, दैट इज कोल टार। वो क्या है, कोल टार। ठीक है, तो ये सारे जो फोसिल फ्यूल है वो इन फ्यूचर क्या हो जाएंगे, डिप्लेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तो हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन तक लास्ट नहीं कर सकता, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो लास्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो जैसे भी जो भी एनर्जी सोर्सेस हमारे लिए जितना अवेलेबल है उस हिसाब से उसका हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अभी फोसिल फ्यूल का यूज थोड़ा कम करेंगे, मतलब कि फोसिल फ्यूल की जगह पे अगर हम ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है उनका यूज अभी हम करें, दैट मीन्स कि फोसिल फ्यूल का यूज थोड़ा कम हो जाएगा। तो जितना हम उसका कम यूज करेंगे उतना वो फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच पाएगा। वरना अगर हम अभी जितना यूज कर रहे हैं जो रेट से, वैसे करते जाएंगे और खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम व्हीकल है वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पे चलाते हैं, हमारे व्हीकल्स पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पे हम चलाते हैं। बट अगर हम यूज कर लेंगे उन सब का और इन फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो अपने व्हीकल्स कैसे चलाएंगे? उन्हें तो कोई नए व्हीकल का आविष्कार करना पड़ेगा ना, कि जो इनके बिना चल सके। ठीक है, तो पॉसिबल है कि ऐसे व्हीकल्स बन पाए, ऐसे इंजिन्स वो बना सके, और पॉसिबल है कि ना भी बना सके तो क्या करेंगे? तो उनका ट्रांसपोर्टेशन तो रुक जाएगा ना, उनकी लाइफ तो रुक जाएगी। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स कैसी लाइफ जीते थे? वो एक जगह से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, या तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, या तो बैलगाड़ी या तो घोड़ा गाड़ी उसमें जाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे पेट्रोल डीजल वाले इंजन वाले व्हीकल्स नहीं थे। ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर ये सारे फोसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ कैसी हो जाएगी? हमारे एंसेस्टर्स जैसी। ठीक है, उन्हें भी पैदल का या तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास व्हीकल चलाने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है कि जो इन फ्यूचर समडे डिप्लेट हो सकते हैं, उसका अगर हम देखभाल करके यूज करें, पॉसिबल हो वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें, ताकि ये फोसिल फ्यूल्स थोड़े ज्यादा बच सके, तो अच्छा होगा फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशंस।
ठीक है। तो ऐसे हम उसका थोड़ा बहुत तो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ही, बट अगर हम उसे अभी संभाल के यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा साल तक वो बच पाएगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसे यूज कर पाएंगे। देखो, हम जब तक जिंदा होंगे तब तक वो तो चलेंगे, क्योंकि अभी 200 to 300 ईयर्स तक चल सके इतना तो स्टॉक हमारे पास है। हाँ, बट अगर यूज बढ़ता जाए तो 200 में से 100 ईयर तक भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द यूज, ठीक है, कितना यूज होता है डिपेंड ऑन दैट। तो हमें तो उसकी कभी कमी नहीं होगी, बट हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो होगी ना। तो अभी हम देखभाल करके चलाएंगे तो उन लोगों को मिल सकेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा 14 खत्म होता है और इसके साथ साथ हमारे 10th साइंस का सिलेबस भी खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।